नमस्कार, टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपलं स्वागत। वसई विरार शहरामध्ये ज्या पद्धतीनं ड्रग्स माफिया या ठिकाणी ड्रग्स विकतायत, खुलेआम गांजा विकला जातोय। वसई विरार शहरामध्ये कोणत्याही पानपट्टीवरती जा, त्या ठिकाणी सर्रासपणे गुटखा विकला जातो आणि पोलीस सांगतात की आम्ही कुठे ना कुठेतरी नशा कंट्रोल करण्याचं काम करतोय, हे जे ड्रग्स माफिया आहेत यांना पकडण्याचं काम करतोय। परंतु याच पोलिसांनी जर डोळे उघडे ठेवून काम केलं तर हे ड्रग्स माफिया पोलिसांच्या लवकरात लवकर गजाआड होऊ शकतात। महाराष्ट्र पोलीस यांचं नाव ऐकलं की आपली छाती सन्मानाने फुलते, पण खरंच पोलीस आपलं काम करतायत का? आपल्या सोबत यावेळेला चर्चेला आपल्या स्टुडिओमध्ये उपस्थित आहेत अरुण श्रीवास्तव, ज्यांच्यावरती एक भयाड हल्ला झाला होता। कारण काय हल्ला होण्यामागचा, तर ते याच्या विरोधात काम करतात। खऱ्या अर्थाने देश प्रगत कधी होईल? ज्या वेळेला देशातला युवा हा नशामुक्त होईल। आता तरुण नशा करतात, आपण जर पाहिलं तर आपण अनेक सिनेमा पाहत असतो। त्या सिनेमामध्ये आपल्याला जे उच्चस्तरीय लोक आहेत, जे उच्च शिक्षित लोक आहेत, जे शिकलेली लोक आहेत, जे श्रीमंत लोक आहेत, त्यांची मुलं कुठेतरी आपल्याला रेव पार्टी करताना दिसतात। परंतु याचा सर्वात मोठा फटका पडतो तो सर्वसामान्य कुटुंबांना, कारण सर्रासपणे गांजा चरस हा विकला जातो आणि याच संदर्भात ही दोघंही लढा देत आहेत। त्याचबरोबर आपल्या स्टुडिओमध्ये आता उपस्थित आहेत अनिल तिवारीजी, ज्यांच्यावर सुद्धा जानेवारी महिन्यामध्ये हल्ला झाला होता आणि आज ते आमरण उपोषणाला बसणार होते। परंतु डीसीपी साहेबांनी त्यांना शब्द दिलेला आहे की त्यांच्यावरती ज्या लोकांनी हल्ला केलेला आहे लवकरात लवकर ती लोक अटकेत होतील। तर आपण सुरुवातीला चर्चा करणार आहोत अनिल जी बरोबर। अनिल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साहब। देखिए, मैं अपनी दुकान से खाना खाने के लिए निकला ही था कि एक व्यापारी मुझे दिखता है और वो मुझे रोक लेता है कि पैसा देता है, मैं अपनी जेब में रखता हूँ। पीछे से दो लोग आते हैं, मुझे पीछे से धक्का देते हैं, मैंने टच करते हैं काफ़ी तेज़ी से। मैं बोलता हूँ कि श्रीमान जी इतना रोड खाली है, आप उस रोड से भी जा सकते हो। इतने में ही मुझे गाली देना, कॉलर पकड़ना, चश्मा फोड़ना, घड़ी तोड़ना, ये सब हुआ। उसके बाद लोग इकट्ठा होते हैं, छुड़ा देते हैं मेरे दुकान के बिल्कुल बगल में। इसके बाद 3 से 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद वो लोग आ जाते हैं। मैं आराम चेयर में बैठा होता हूँ, मेरे दुकान में घुसकर मुझे पाइप और रॉड से मारना शुरू करते हैं, लेकिन पंखा नज़दीक होने की वजह से मुझे वार नहीं हो पाता है मेरे ऊपर। उन चारों ने मुझे घसीट कर बाहर, 2 पैर पकड़ते हैं, 2 हाथ पकड़ते हैं और एक लोग गड्ढे लेकर, पत्थर लेकर बाहर खड़े रहते हैं पब्लिक को डराने के लिए, और मुझे बाहर ले जाते हैं। जैसे ही मैं गटर लाइन पे आता हूँ श्रीमान जी, मैं अपने टीन सेट से जैसे ही मैं बाहर आता हूँ वैसे मेरे सर पे वार होता है, और इतना वार होता है साहब जैसे मुझे आत्मघाती हमला किया गया हो, मुझे जान से मारने के लिए आए हो। मैं बेहोश हो जाता हूँ, खून से लथपथ हो जाता हूँ। कुछ इष्ट मित्र होते हैं, उठाते हैं, नात रिश्तेदार पहुँच जाते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं जो पकड़ लेती हैं, उठाकर ले जाती हैं। और आरोपी एक महेश निरंजन करके है, उसे पकड़कर थाने भी ले जाते हैं कुछ लोग, वहाँ उपस्थित करते हैं, फिर मेडिकल ले जाया जाता है साहब। उसके बाद मैं 6 महीना 7 महीना तक मैं डिस्टर्ब रहता हूँ। मुझे मेरी दवा चलती रहती है, मैं पूरा अपने होशो हवास में नहीं था, ये मान के चलो। फिर मुझे कुछ जब सेंस आने लगा तो मैं आयो महोदय जी से मिला कई बार, 4-5 बार गया उनके पास, लेकिन किसी प्रकार का रिस्पांस मुझे नहीं दिया गया। फिर श्रीमान जी, मैं अपने से निर्णय लिया कि अब कुछ करना पड़ेगा कार्रवाई। तो हमने 29/9/2022 को हमने एक एप्लीकेशन दिया कि हमारी मांगें पूरी की जाए, नहीं तो हम आमरण अनशन के लिए जाएंगे। 15 दिन तक इंतजार करते रहे, 10 दिन तक, लेकिन किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर हमने रिमाइंडर के तौर पर एक और एप्लीकेशन 10 तारीख को हमने दी, सभी जगह दिए, सीएम महोदय जी के यहाँ भी जीमेल मेल से हमने दिया, पालघर भी दिया, और आयुक्त महोदय को दिया, कमिश्नर साहब को दिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तुलिंज को दिया। सभी को देकर हम बैठ गए, लेकिन मुझे रिस्पांस नहीं मिला कहीं से। आज मैं बैठने के लिए गया था जोन 2 उपायुक्त महोदय जी के पास,
पर वहां मुझे रोक लिया गया किस लिए कि श्रीमान जी मेरे साथ कुछ बात करना चाह रहे थे। और बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं कि ऐसे अधिकारी यदि आला अफसर हर जिले में हो तो अवश्य ही न्याय मिलेगा। मेरी एक बात न मान के बाकी सारी बातों को मैं मान लिए। मुझे मैंने सहमति पत्र दिए जिससे मैं सहमत हुआ। उन आरोपियों को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। मेरे ऊपर निराधार आरोप 324 धारा 323 धारा के अंतर्गत मेरे ऊपर भी FIR जो कर दिया गया था उसे निरस्त करने का आदेश दिए हैं। और धनडोड़े साहब जी हैं, उनको मेरा फिर से जांच करने के लिए अधिकारी बनाए हैं। क्या आप इस सभी चीजों से आप संतुष्ट है? आपको लगता है पुलिस ने जो जांच की है वो जांच बेहद ही बेहतरीन तरीके से की है? आपको न्याय दिलाने में महाराष्ट्र की पुलिस जो वसई विरार आयुक्तालय बना है, जो मीरा भाईंदर आयुक्तालय बना है, उसमें से आपको न्याय मिला ऐसा आपको लगता है? नहीं साहब, मुझे न्याय तो नहीं मिला। जिस तरह से मुझे मार लगी है उस तरह से तो न्याय मुझे अच्छा, आपको जिन्होंने मारा, जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया गया था, जब आपके ऊपर इतना बड़ा भयानक हमला होता है तो ये किसने किया था? ये आपको उनकी नाम वगैरह कुछ, उनकी पहचान वगैरह आपको कुछ है क्या? साहब मुझे पूरा पहचान तो नहीं था उस समय, क्योंकि मेरा उनसे कोई संबंध भी नहीं था, ना बिजनेस का था, ना व्यापार का था, ना कुछ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं था। लेकिन महेश निरंजन नाम का एक व्यक्ति है, उसको मैं इधर उधर जानता था। मतलब जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया था वो महेश निरंजन उसमें से एक था। आपने जो कॉपी दी है उसमें सोनू गुप्ता का और पंकज का, अभी सोनू गुप्ता फिर मेरे ठीक होने के बाद मैंने पता लगाया तो उसमें सोनू गुप्ता नाम करके व्यक्ति था, एक कुंदन सुदर्शन सिंह करके था और एक पंकज। और लेकिन आपको क्यों, आपके ऊपर हमला करने के पीछे वजह क्या थी? क्या वजह साहब यह थी कि मेरे ठीक चौल के दुकान के बगल में ये एक बिल्डिंग है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे एक गांजा बेचने वाला व्यक्ति रहता था। कौन था? उसका नाम क्या? उसका नाम मुझे नहीं मालूम साहब। उसी रात को वह बिल्डिंग के सभी लोगों ने मिलकर उसे हटा दिया था। अच्छा, भगा दिया था और वह चला गया। मुझे उसका नाम नहीं मालूम पड़ा साहब। और गांजा बेचता है, खुलेआम बेचता है, प्रशासन को भी ये इसके मालूम है। तो मतलब पुलिस प्रशासन को इसके बारे में पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद भी वो वहां पे गांजा बेचता था? अब ये नहीं बता सकता हूं साहब मालूम था कि नहीं मालूम था, लेकिन वो लोग गांजा पीकर उस बिल्डिंग से निकले हुए थे। और आपने जो वो सेवन करते वो नशीले पदार्थ खाए हुए थे, बिल्कुल एकदम स्पष्ट लग रहा था। और ये लग रहा था कि वो जैसे जान से मार डालेंगे, उन्हें कोई वो भी नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों से कि आपके ऊपर जो हमला हुआ है? क्योंकि हम जब देखते हैं ना कि लड़ने के लिए एक व्यक्ति सामने आता है, लेकिन जब लड़ने का वक्त आता है तो उसके पीछे जो लोग खड़े होने चाहिए वो लोग हमें नहीं दिखते। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे साथ तो सभी भाइयों ने सहयोग दिया है, सभी पदाधिकारियों ने सहयोग दिया है, सभी मित्र गण उपस्थित थे, माताएं बहनें भी इकट्ठी थी। हमें सहयोग मिला और हमें विश्वास है कि अधिकारी महोदय जो उपायुक्त महोदय जी हैं वो न्याय हमें दिलाएंगे। आपल्या सोबत तिवारी जी होते, ज्यांच्यावरती जानेवारी महिन्यामध्ये एक भयाड हल्ला झाला होता, त्याच्यामध्ये ते रक्तबंबाळ सुद्धा झाले होते। त्याच्यानंतर मेडिकल झाली, समोरच्यांवरती पोलिसांनी कारवाई देखील केली। परंतु मूळ विषय हा आहे की हे अंमली पदार्थ या सीमेवरती येतात कसे? आपल्याकडे काही व्हिडिओज आहेत, मी तुम्हाला दाखवू शकत नाही, परंतु या सगळ्या गोष्टींमध्ये कुठे ना कुठेतरी आपण जेव्हा लढत असतो, ही लढाई आपण लढत असतो, तेव्हा कुठे ना कुठेतरी आपल्या जीवाचा धोका निर्माण होतो आणि तेच या महोदय बरोबर झालेलं आहे। आपल्यासोबत एक अशी व्यक्ती आहे की ज्या व्यक्ती बरोबर आताच काही एक महिन्यापूर्वी हल्ला झाला होता, त्याच्यानंतर ते आमरण उपोषणाला बसणार होते, परंतु इकडचे जे DCP आहेत, ACP साहेब आहेत पंकज शिरसाट, त्यांनी त्यांना बोलून विश्वासात घेतलं। अजूनही ते लढा लढतात आणि शिरसाट साहेबांबद्दल बोलायचं झालं तर एक चांगलं व्यक्तिमत्व आहे आणि कुठे ना कुठेतरी या सगळ्या अंमली पदार्थ विकणाऱ्यांना फक्त पोलिसांनीच नाही तर एक जागरूक व्यक्ती म्हणून आपण सुद्धा पुढे आलं पाहिजे। अरुण जी, आप क्या कहेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी आप है, और आपके साथ अगर ऐसी चीजें होती है, आज तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आम इंसान के साथ क्या हो सकता है? क्या कहेंगे इस विषय में? इसमें कैसा है, देखो जो नशा चल रहा है, एक मिनट मैं माइक देता हूँ, कंटिन्यू मैं काट दूँ।
ऐसा है कि जो नशा चल रहा है, यह नशा जो है सरकार को हम नहीं बोल सकते हैं। सरकार अपना काम करती है, हर तरह से पूरा प्रयास करती है सरकार। और चाहे आप और अपने जो माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, जो भी है सरकार अपने हैं सत्ता में, एकनाथ शिंदे साहब हैं, ये सब के सब अपने हिसाब से काम करते हैं। आप अगर देखेंगे अक्सर करके तो हमने ये भी अपना जो सर्वे हमने किया, हमने जब 10 जुलाई को, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा 2 लाइन में बताऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा। 10 जुलाई को मैंने पहला लेटर डाला इसके लिए। 10 जुलाई को लेटर डाला कि ऐसा यहाँ पे नशा चल रहा है अपना नालासोपारा ईस्ट में। जगह जगह पे मैंने सर्वे किया, हर जगह पे चर्ची घोड़े बैठ करके वहाँ पे नशा करते थे। और हम देखते थे वहाँ पे लेडीज आना जाना दुर्भव होता था, मतलब अनेक तरह के। इस सिलसिले में मैंने 2019 में एक केस भी किया था। ओमनगर के अंदर में, नालासोपारा ईस्ट में ओमनगर है, वहाँ पे एक मनीष बीएस ऑफिस के सामने एक कैरम बोर्ड चलता था, वहाँ पे नशेड़ियों का पूरा गढ़ बना था। तो उसके सामने साइमनथन बिल्डिंग की सोसाइटी के 3 बिल्डिंग की सोसाइटी थी, और तीनों बिल्डिंग के सोसाइटी वाले ने मुझे लेटर दिया। उसमें मैंने किया था काम, एसपी गौरव सिंह जी ने उसमें मेरा सहयोग किया था। हमने वहाँ से हमने शुरुआत हमारा हुआ था, लेकिन बीच में लॉकडाउन वगैरह, फिर वापस देखा कि वापस वैसे वैसे माहौल बहुत ही, मतलब कि जिस गली में घुस जाओ वहाँ 8-10 बैठे रहते। जिस गली में, चाहे ओमनगर जाओ, चाहे प्रगति नगर चले जाओ, चाहे ठाकुर नगर चले जाओ, चाहे कमलावाड़ी चले जाओ, चाहे रहमत नगर जाए, चाहे विजयनगर जाइए, चाहे नागिन दास में जाइए, ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ पे मतलब कि चर्ची लोग बैठे रहते थे, नशा नहीं करते थे। गांजा सबसे ही खतरनाक जो है नशा है वो गांजा है। जो भी क्रिमिनल क्राइम होते हैं सब गांजा और चरस से होता है, और ये गर्द करते कि नशा आता है वो। बाकी आप ड्रग्स वगैरह जो देखते हैं ना, मैंने सर्वे भी किया ना, ड्रग्स जो रोड पे खड़े होकर के पीते ना, ये ड्रग्स नहीं पीते लोग, सब गांजा पीने वाले हैं या कोई गर्द लेने वाले बस ज्यादा करके। तो हमने जब 10 जुलाई को अपनी विषय पे हमने कंप्लेंट डाला, 10 जुलाई को कोई काम नहीं हुआ। तो 15 जुलाई को मैं जाकर के पीआई कामले साहब से मिला। पीआई कामले साहब ने, मेरे पास वीडियो भी है सब चीज़, पीआई कामले साहब ने वो आश्वासन दिए कि ठीक है, एक काम करो, सोसाइटी की मीटिंग लीजिए, मैं आता हूँ। मैं जिस एरिया में सबसे ज़्यादा नशा चलता था, मैं उसी एरिया में मीटिंग लिया। एक सोसाइटी के अंदर में करीब 200-250 लोग आए, सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी लोग, सबने अपनी राय रखी, सबने अपनी अपनी बातें बताई कि क्या हुआ, मतलब कैसे कैसे यहाँ पे चर्ची लोग आते हैं, क्या करते हैं। तो उसी जगह पे हमने बोला कि पीआई साहब से बोला, मैंने साहब एक काम करिए, कामले साहब एक ग्रुप बना दीजिए, ग्रुप के अंदर में सेंड होता जाएगा कहाँ पे बैठे हैं, बराबर। बोले ठीक है, काम करते हैं हम आपके साथ में, मैं आपके साथ में एक दिन चलूंगा, सर्वे वगैरह करूंगा, फिर हम कार्रवाई कराएंगे अपने हिसाब से। ठीक है सर, वो भी बोला। फिर उसके बाद करीब 21 जुलाई को जब मेरा मीटिंग हुआ, फिर 21 जुलाई में कुछ नहीं हुआ, तो मैं करीब 5 दिन के बाद मैं साहब को 29 तारीख को मैं फ़ोन किया, 7-8 दिन के बाद। साहब लोकेशन भेजा हूँ, कुछ कार्रवाई नहीं। तो हमने एक जगह गांजा बिक रहा था प्रगति नगर में, हमने पूरा एड्रेस, रूम नंबर वगैरह पूरा लोकेशन मैंने भेजा। रात को 10 बजे गए, कार्रवाई किए। सुबह देखता हूँ शाम को वापस वो खड़ा हुआ है। फिर जब मैं उसके विषय में बात करता हूँ तो बोलते तुम इतने बड़े इंसान नहीं बन गए पीआई कामले साहब की, तुम वो करो। जब हमने देखे कि पीआई कामले साहब के नेतृत्व में कुछ होने वाला नहीं है, तब मैं सीपी साहब से मिला, वापस बात किया। सीपी साहब ने बोले डीसीपी साहब से मिलो। डीसीपी साहब मैंने बात किया, डीसीपी साहब बोले ठीक है मैं कल मिलता हूँ। तो कल वो न मिल करके मुझे एसीपी पंकज सिरसाट साहब फोन के बोलते एक काम करिए, आप आज ही मेरे ऑफिस में कुछ बातचीत करना है। मैं गया वहाँ, पंकज सिरसाट साहब मिला। पंकज सिरसाट साहब से बातचीत 1 घंटा लगभग मीटिंग हुआ। उसके जस्ट 10 मिनट के बाद, बात 1 घंटा पूरा हो गया था, तो उसके 10 मिनट के बाद मैं जैसे जाने की कोशिश सोचा जाने चलो अभी घर पे, तो इतने ये डीसीपी संजय कुमार पाटिल साहब भी आ गए। तो बोले से रुकिए 2 मिनट, हम भी बैठ के बात करते हैं। तो डीसीपी और एसीपी साहब ने दोनों ने ये डिसीजन लिया कि एक ग्रुप बनाया जाए और सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी वगैरह जो भी इस मिशन में शामिल होना चाहता है सबका नंबर डाल दो और हम लोग का भी नंबर डाल दो और सब लोग का कार्रवाई करेंगे। मेरे पास एक लेटर आया हुआ है, उस लेटर में 19 मेल आया था मेरे पास। मेल में लिखा गया था कि हमने 35 कार्रवाई मैंने किया, ये अम्लीय पदार्थ के ऊपर मैंने 36 कार्रवाई किया। कब से? 1 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के बीच में। जब ये आपके ऊपर हमला हुआ था, हाँ। तब किसी ने ऐसी टिप्पणी की थी कि आप खुद वहां पे नशा कर रहे थे। ये मामला क्या है? हाँ, ये मामला जो आपने बोला कि मैं खुद नशा कर रहा था,
तो मैं ये बताऊंगा कि जो बता रहा जो ग्रुप तैयार किया गया, वो ग्रुप पुलिस के ही अपने अनुसार, मतलब डीसीपी एसीपी साथ में जाता। और जहां जहां पे हमने अटैक करवाते थे, मैं जिस जगह में गया था, जिस जगह पे अटैक हुआ था, जो लोग मुझे मारे हैं, ध्रुवप्रताप विश्वकर्मा का लड़का सोनू विश्वकर्मा, ये अपना गणेश, नाम उसका याद नहीं, एक सूरज मौर्य करके है, और ऐसे करके 3-4 नाम है, नाम याद नहीं मुझे। ये चारों लोगों ने, जो लोगों ने मुझे मेरे पर हमला किए थे, इस ध्रुवप्रताप विश्वकर्मा, जहां मैं अटैक रोज करता था। अटैक कैसा था, एक बिल्डिंग है, 3 महले तक लोग रहते हैं, चौथा वाला पूरा खाली। वो चौथे वाले पे बैठ करके 8 से 10 लड़के पर डे वहां पे 24 घंटे नशा करते। और साथ में 2-3 लड़की भी रहती थी, 1-2 लड़की भी रहती थी। 1-2 लड़की मैं हमेशा देखा हूँ। और लोग इतना गलत नशा करते थे, पूछो। गलत नशा छोड़ दीजिए, बीचों बीच रोड के ऊपर लड़के लड़कियां आपस में गलत तरीके से हो, जो कि समाज के लिए मतलब अलग संदेश जा रहा था, क्योंकि वहां पे किसी की माँ बहन। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस अधिकारियों के वजह से उनके छत्र छाया में ये सारी चीजें होती है, ऐसा कभी आपको लगता है? एसीपी, डीसीपी और सीपी, इन रैंक को छोड़ दीजिए तो नीचे के जितने रैंक हैं, मैं बोलता हूं कि उसमें से 60% जो लोग हैं ना, वो भ्रष्ट हैं। 60% लोग भ्रष्ट हैं पूरी तरह से। वो हर आप एक बात बताइए मुझे, आप तुलिन पुलिस चले जाइए। तुलिन पुलिस में आपको एक बात बताता हूं मैं, भ्रष्ट कैसे मैं नहीं बोलूं। तुलिन के पीआई साहब हैं, फरवरी 2021 में मैंने एक एफआईआर दाखिल कराया था 354 का, विशाल गुप्ता करके एक शख्स है। और विशाल गुप्ता जो है, वो जो है, उसके ऊपर एफआईआर दाखिल 354 का, उसने जमानत नहीं लिया। और जब एफआईआर हुआ था, कामले साहब से मैं मुलाकात करके उसके बाद एफआईआर हुआ था। उसके ऊपर एफआईआर होने के करीब लगभग 1.25 साल तक उसने अपना वो बोलते हैं कि जमानत नहीं लिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब जोन 2 के क्राइम टीम ने उसको अरेस्ट किया और जब लेके जाने लगे, तो इतने कुछ लोग उनके जान पहचान के और पीआई कामले साहब के सामने प्रस्तुत किया गया, तो बोलते हैं ठीक जाने, कल एक जमानत, तू कल जमानत ले लेना जाके। फिर जाकर उसने जमानत लिया 354 को, वो विशाल गुप्ता, जो अब उसके ऊपर 2 केस, और उसी के माध्यम से मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया। एलिगेशन लगा के मैं दारू पीता हूं, मैं गांजा पीता हूं, मैं चरस करता हूं। तो मेरे ऊपर जो लगाया गया कि एलिगेशन कि मैं गांजा पीता हूं, मैं दारू पीता हूं, वो ध्रुवप्रताप विश्वकर्मा के ऊपर 120B के तहत में पुलिस ने एफआईआर दाखिल किया। उसकी बातें झूठी निकली कि मैं गांजा पीता हूं, मैं ये करता हूं। नालासोपारा ही नहीं, मुझे जो लोग मुझे थोड़ा भी करीब जानते हैं, सबको ये पता है कि अरुण कुमार श्रीवास्तव नशे का एक लवंग का भी टुकड़ा नहीं खाते हैं। लेकिन इस सब पार्ट में कहीं ना कहीं पुलिस जिम्मेदार है, आपको ऐसा लगता है? पुलिस जिम्मेदार है। अगर पुलिस, आपको बताऊं, मैं जिस दिन मेरे पर चोट लगा था 19 तारीख को, जो मेरे पर हमला हुआ 19 तारीख को शाम को 5:40 में मेरे पर हमला हुआ 19 अगस्त को, उसके जस्ट 1 हफ्ते के अंदर में अगर आप पूछेंगे नालासोपारा के क्षेत्रों में, तो एक भी नशेड़ी, एक भी चरसी कहीं गली में नहीं दिखते थे। करीब 1 महीने तक नहीं दिखे, 1.5 महीने तक, अभी वापस दिख रहे हैं। आपके ऊपर जिन्होंने हमला किया था, क्या उनके ऊपर आज एफआईआर दाखिल हो चुका है? क्या वो भी खुलेआम घूम रहे हैं? नहीं, वो उसके सबके ऊपर एफआईआर दाखिल है। 4 के चारों आरोपी जो है, 3 18 साल के ऊपर के थे, तो उनके ऊपर वो जेल में, थाना जेल में। एक जो है नाबालिग था, तो उसको हाँ, उसको उधर भेजा गया है, लेकिन वो भी अंदर ही है। जिसके ऊपर 120B के तहत में एफआईआर दाखिल हुआ था, वो अभी जस्ट अभी परसों के दिन में, वो सोमवार के दिन वो जेल से छूट के आया हुआ है। आपको एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ। ठीक है, आप बोल रहे हैं पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, लेकिन आप उस पार्टी से जुड़े हैं जो पार्टी महाराष्ट्र में भी सत्ते में है और राज्य में भी सत्ता में है, तो क्या आप उनकी मदद नहीं लेते? आपको आपके पार्टी से क्या मदद मिलती? नहीं, पार्टी की तरफ से मुझे मदद मिला। अगर पार्टी की तरफ से मदद मुझे नहीं मिला होता, तो शायद हो सकता था कि इतनी बड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं होता था, जो मुझे शायद अरुण श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं रह सकते। अगर ये पार्टी की हमारे प्रदेश के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बावनकुले साहब ने मुझे स्वयं फोन किए थे उसी दिन, एसीपी साहब के मोबाइल पे से मुझसे बात किए। उन्होंने बोले मेरे कार्यकर्ता से बात कराइए। हम तो बोलेंगे कि हमारे
प्रदेश के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती? कैसा होता है कि- एक जो आम इंसान होता है, कभी कभी क्या होता है, आप लड़ रहे हैं, अनिल जी लड़ रहे हैं, जब लड़ाई का वक्त आता है तब सामने कोई नहीं आता है। कैसा होता है कि जब ना कि मैं बताऊं को कि सरकार अच्छी है, ठीक है, लेकिन कैसा हो जाता है कि मालूम है कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग, हमारा जो लड़ाई जमीनी स्तर से लड़ाई चल रही है, हम अपनी पार्टी के लोगों को हम कहते हैं और वो करते भी हैं, ऊपर से प्रेशर आता है करने के लिए कार्रवाई, लेकिन पुलिस ने अपनी कमियां दिखाई देती है कि हमारे पास पुलिस अधिक कम है, हमारे पास ये कम है, वो कम है। हाँ ठीक है, हमने ये कार्रवाई किया, हमने वो कार्रवाई किया, हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लग, मतलब ऊपर ये लोग रिपोर्ट लगाकर ये भेजते हैं। जब ऊपर प्रेशर आएगा तो रिपोर्ट बार बार लगाते हैं। तो हम लोग भी क्या सोचे कि अभी दिवाली तक है, हमने भी बोल दिए कि दीपावली तक हम आराम से बैठे हुए हैं। दिवाली तक अगर हमने सीपी साहब को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज और बात भी कर चुके हैं, और दीपावली में हमारा उनका मुलाकात होने वाला सीपी साहब से। हम एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं दिवाली के बाद, करो या मरो। लेकिन आप झुकेंगे नहीं? नहीं झुकेंगे नहीं, करो या मरो। दीपावली मैंने बोल दिया हूँ कि सब दीपावली मना लेवे। मैंने दशहरा के पहले बोल दिया कि दशहरा मना लो, दिवाली मना लो, साल का त्योहार है। उसके बाद फिर आपकी लड़ाई शुरू रहेगी? फिर उसके बाद हमारा दिवाली के बाद से हमारी जो लड़ाई चालू होगी, फिर वो बैक फुट पे कभी नहीं आएगी। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you. अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपण पाहिलं तर हे दोन्ही मंडळी जे आहेत कशासाठी लढतात, यांना काय गरज आहे, हे सगळ्या गोष्टी करायची, परंतु एक विचार करा की उद्या माझ्या घरातला कोणतरी व्यक्ती, माझ्या घरातला एखादा तरुण मुलगा ज्या ठिकाणी त्याला त्याचं भविष्य बनवायचं आहे, त्या ठिकाणी जर त्याने ड्रग्स, गांजा व इतर अंमली पदार्थाचं सेवन करायला सुरुवात केली तर कुठे ना कुठेतरी त्याचं भविष्य धोक्यात येईल। आणि असं करून करून देशातला जवान जो युवा शक्ती आहे तो कुठेतरी नाशवंताकडे जाईल। आणि यासाठी म्हणून पोलीस अधिकाऱ्यांना, त्याचबरोबर सामान्य जी सुज्ञ जनता आहे तिला सुद्धा आव्हान आहे की अशा प्रकारच्या काही घटना घडत असतील तर आपण नजदीकच्या पोलीस स्थानकात जाऊन त्या संबंधित सगळ्या गोष्टी त्या आहेत त्या पोलिसांना सांगून पोलिसांची मदत करून अशा लोकांच्या सोबत राहून कुठे ना कुठेतरी हा महाराष्ट्र राज्य नशामुक्त होईल याकडे वाटचाल करूया। तुर्ता इथेच थांबतो, आपली रजा घेतो, पुन्हा भेटीन अशाच एका कार्यक्रमात। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिव। जैसे